तो जब आपके लीडर, कोई भी लीडर हो, जब वो बिज़नेस करेगा, अपना कारोबार करेगा, तो आप सोचिए उस सियासत का क्या होगा, यानी उस खिदमत के जज्बे का जो वो लेके आया कि मैं इस कौम की खिदमत करूँगा, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। इससे पहले हम 2 वीलॉग कर चुके हैं बांग्लादेश के ऊपर। ये उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीलॉग होगा। मैंने आपसे पहले एक अर्ज़ किया था पिछले वाले प्रोग्राम में कि मकसद ये नहीं है कि हम बाकी लोगों की तरह बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ ये वीलॉग बनाएं कि वहाँ पे क्राइसिस है, वहाँ पे ये हो गया, लोग मारे गए और हसीना वाजद जो थी वो कहीं और चली गई। ये सब चीज़ें तो हैं, वो आप सब दूसरे वीलॉग्स में देख ही रहे हैं। देखिए असल मुद्दा क्या है मेरे वीलॉग बनाने का, वो ये है कि आप ये देखिए कि ये सब होता क्यों है। यानी ये वेनेज़ुएला में क्यों हुआ, ये श्रीलंका में क्यों हुआ, ये उसके बाद अफ़गानिस्तान में क्यों हुआ। देखें ना, ये सब वो लीडर थे, ये सब अफ़गानिस्तान वाले भी हेलीकॉप्टर लेके चले गए, श्रीलंका वाले भी चले गए, वेनेज़ुएला वाले भी चला गया, बांग्लादेश वाला भी चला गया, अब नेक्स्ट पता नहीं और कौन कौन जाएगा। इससे बहुत पहले जनरल पेनोशे का आपको पता होगा कि वो भी अपना मुल्क छोड़ के आ गए थे इंग्लैंड में, फिर वहाँ से वापस गए, फिर उनको सज़ा हुई। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली होती क्यों हैं, और नेक्स्ट अगर किसी मुल्क में होगा तो वो क्यों होगा, ये है असल बात जो मैं एंड पे, इस वीलॉग के भी एंड पे फिर उसको रिपीट करूँगा। ज़ाहिर है वो बात तो बार बार वही होगी, लेकिन उसको बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ये ज़हन में रहे कौम के अफराद में कि ये होता क्यों है, और जो करते हैं ताकि उनमें से अगर कोई देखे तो उसको समझ आए कि हाँ मुझे ये नहीं करना। ये है असल मकसद, तो ये एंड पे बयान करेंगे। आइए मोटी मोटी चीज़ों की तरफ चलते हैं जो कल की डेवलपमेंट थी और आज की डेवलपमेंट है। BBC के मुताबिक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स किसी तरह भी आर्मी लेड गवर्नमेंट को मानने को तैयार नहीं है। ये कल परसों से वो ये कह रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो नोबल लॉरिएट जो हैं, उनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड मुकर्रर किया जाए। बहुत बड़े हजूम ने ढाका में हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर दावा बोला, और कैपिटल में जो उनका ढाका है बहुत हद तक बड़ा डिसऑर्डर है। आप इस साइड पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लूटिंग हो रही है, लोग चीज़ें उठा के ले जा रहे हैं, कोई एसी उठा के भाग रहा है, कोई पंखे उठा के भाग रहा है, कोई फ्रिज उठा के भाग रहा है। जैसे होता है ना, जैसे मैंने आपसे कल कहा था ना कि इस तरह के प्रोटेस्टर जो लीडर लेस प्रोटेस्ट होते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि चूँकि उसको स्टूडेंट लीड कर रहे हैं ना, 2-3 स्टूडेंट्स वो लीड कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो उतने मैच्योर नहीं है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, वो कामयाब प्रोटेस्ट हो गया, बट लोगों को ये नहीं पता कि ये जो लूटिंग है, ये जो चीज़ें उठा के भाग रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस से उन्होंने चीज़ें उठा ली, लोगों की शायद और भी काफ़ी ज़्यादा लूटिंग हुई है इस तरह की। आप साइड पे देखिए, मीडिया में भी आ रहा है, लोग उसको दिखा भी रहे हैं। तो ये उसका एक बहुत बड़ा मसला है लीडरलेस प्रोटेस्ट का। पिछले पीर वाले दिन, ये जो मंडे गुजरा, उसमें तकरीबन 20 लोग मारे गए थे, और संडे वाले दिन तकरीबन 100 लोग मारे गए। संडे वाला दिन वो आप उसको ये करिए कि सबसे ज़्यादा अमवात वाला दिन कहला सकता है। तो टोटल कल जो BBC की एक TV में उन्होंने रिपोर्ट किया कि तकरीबन 400 के करीब लोग मारे गए। ये ऑफिशियल वो कह रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं। जब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, जो नोबल लॉरिएट हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की डेवलपमेंट में। जो उन्होंने एक बैंक बनाया था जिसमें लोन देते थे उन लोगों को जो नॉर्मली क्वालिफाई नहीं करते नॉर्मल रेगुलर बैंक से लोन लेने के लिए, तो उनको उन्होंने छोटे लोन दिए, जिससे बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बूस्ट हुई। और एक्चुअली ये इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया। तो उनका कहना यह है कि ये स्टूडेंट की इतनी बड़ी फरमाइश है कि मैं इस इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करूं, तो ज़ाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैं इस स्टूडेंट्स की इस फरमाइश को मैं इनकार नहीं कर सकता। इन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, तो मैं अपना रोल इस गवर्नमेंट में रह के अदा करूँगा। और जब तक ये इलेक्शन ना हो जाए और गवर्नमेंट
कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना आ जाए तो मैं सारे काम में मैं ज़रूर आगे बढ़ के अपनी इस्ताक़त के मुताबिक हिस्सा डालूँगा और मैं ये पोजीशन एक्सेप्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हसीना वाजद हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रो इंडियन रही हैं और अब इस तरह ये सब होने के बाद इंडिया अपने एक बाएतमाद पार्टनर से महरूम हो गया है। जैसा कि श्रीलंका, मालदीव में ये रिसेंटली हुआ और नेपाल में भी, कि ये तीनों मुल्क श्रीलंका, मालदीव और नेपाल ये चाइना के काफ़ी करीब हो चुके हैं। जब ये हसीना वाजद अब गई हैं इंडिया तो ज़ाहिर है यहाँ भी एक चेंज आएगी। अब हसीना वाजद की जो अवामी पार्टी है ये तो गवर्नमेंट में शायद नहीं आ सकेगी और एक अरसा अब जो दूसरी गवर्नमेंट है खालिदा ज़िया की या BNP की, उनका रुझान ज़्यादातर चाइना की तरफ है और पाकिस्तान की तरफ है। तो ज़ाहिर है इंडिया अपने एक अच्छे पार्टनर से महरूम हो गया। तो इंडिया को ये डर है कि इस तरह बांग्लादेश भी चाइना के काफ़ी करीब हो जाएगा और उसका एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन जाएगा। हालांकि जब तक हसीना वाजद थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई था इंडिया का। हसीना वाजद ने इंडिया के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो सारे के सारे हल कर लिए थे और इस तरह इंडिया से बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की थी बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की डेवलपमेंट में खासा रोल अदा किया था। टेक्सटाइल के अंदर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग पाकिस्तान से गया, वहाँ जाकर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, बट इंडिया से खासी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गई थी बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज ऑफ हसीना वाजद की पॉलिसीज़ की वजह से। इंडिया ने इसके जवाब में जो हसीना वाजद ने उनके साथ ये सारे डिस्प्यूट्स हल किए तो बांग्लादेश में होने वाली जो थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी थी इंडिया ने ख़ास तौर पे और उसने अपनी ज़बान बंद रखी और हसीना वाजद जो चाहती थी वो करती थी। सारे जैसे खालिदा ज़िया जेल में थी और काफ़ी सारे BNP के लोग जेल में थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जमात इस्लामी से जो तल्लुक़ रखते थे जो प्रो पाकिस्तान थे। जब ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुई तो उस वक़्त जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया तो उनमें से खासे लोगों को उन्होंने सज़ाए मौत दी जो जिनका तल्लुक़ जमात इस्लामी से था। इन सब फांसियों के ऊपर जो बांग्लादेश में दी गई इंडिया ने अपनी कभी ज़बान नहीं खोली। तो अब ये एक उनके लिए खासा तशवीशनाक बात है कि अब कौन सी गवर्नमेंट आती है। ये सब अपनी जगह ठीक है मगर इंडिया नहीं चाहेगा कि हसीना वाजद लंबा अरसा इंडिया में क़याम करे और इस तरह इंडिया के रिलेशन आने वाली बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ कुछ ख़राब हों या बेहतर डेवलप ना हो सके। ये एक मुश्किल काम होगा इंडिया के लिए क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके दिलों में हसीना वाजद के ख़िलाफ़ नफ़रत का असर इंडिया के तल्लुकात पर भी होगा। ये एक ढकी छुपी बात नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है वो हसीना वाजद के साथ अगर नफ़रत करते हैं जैसा कि उसने सलूक किया, लोगों के साथ गोलियां मारी हैं, तो हसीना वाजद जब फ्लाई करके गई तो इंडिया गई तो ज़ाहिर है एक वो इम्पेक्ट तो होगा ना कि इंडिया ये इसकी पॉलिसीज़ प्रो इंडियन थी या ये प्रो इंडियन थी तो वो इंडिया के साथ रिलेशन के वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। इंडिया के लिए एक और काबिल फ़िक्र बात ये भी है कि वो नहीं चाहेगा कि श्रीलंका, नेपाल, मालदीव की तरह चाइना बांग्लादेश के करीब हो जाए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा और इस तरह इंडिया से दूर हो जाए। ये इंडिया के लिए एक काबिल तशवीश बात ज़रूर है और इसको देखें अब वो फ्यूचर में कैसे एड्रेस करते हैं। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में एक मिला जुला एहसास है, लोग खुश भी हैं और एक डिक्टेटर ने इस्तीफ़ा दिया है तो ज़ाहिर है खुशी की बात है। और अब क्या होगा ये गैर यकीनी सूरत हाल है। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है, लोग अपनी निजी गाड़ियों को सड़क पर लाने से डरते हैं। कुछ रिक्शे और छोटी मोटी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, निजी गाड़ियाँ ट्रैफिक जो है वो बहुत कम है। फ़ौज की गाड़ियाँ सड़क पर गश्त कर रही हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। कल जिस तरह पुलिस पर हमला किया गया उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। अगर पुलिस स्टेशन पर हमला होता है तो इन्हें गोली चलाने का हक़ हासिल है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये 2 दिन से पहले तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में भारत आने की दरख्वास्त की थी हसीना वाजद ने, जिसकी उन्हें इजाज़त दे दी गई और वहाँ पे लैंड कर गई। हसीना वाजद के इस्तीफ़े के बाद वो अपने पहले अवामी बयान में जिसे जयशंकर ने तस्दीक की कि वो कल शाम दिल्ली पहुँची थी, यानी वो बांग्लादेश से 2:30 बजे गई, 2:30-3 बजे, ज़ाहिर वो शाम का वक्त हो गया। बिल्कुल ये वाज़ेह नहीं था कि उन्होंने ये दरख्वास्त कब की थी। अब ये इतना एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि हसीना वाजद ने वहाँ जाने की दरख्वास्त कब की, बहरहाल वो वहाँ शाम को पहुँची, ये जयशंकर साहब ने कहा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो थे उनको आग लगा दी गई और पुलिस जो थी अब वो अवॉइड कर रही है गोली चलाने से। तो पुलिस जो थी वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि अब क्या सूरत हाल है। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि अगला कदम क्या होगा या वो कब तक हिंदुस्तान में रहेंगी हसीना वाजद साहिबा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ़िलहाल वो यहाँ रहेंगी
और इसके साथ उन्होंने अप्लाई किया असाइलम के लिए इंग्लैंड में, और अभी तक इंग्लैंड ने उसका ऑफिशियल जवाब तो नहीं दिया कि वो आ सकती हैं कि नहीं आ सकती, बट ख़बरें मीडिया में चल रही हैं कि इंग्लैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ये भी ख़बरें मीडिया में आ रही हैं कि अमेरिका ने शायद उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, बिकॉज़ उनका एक बेटा वहाँ रहता है। और बेटे का एक मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उनका बेटे का एक स्टेटमेंट चल रहा है, वो ये है कि उन्होंने अपनी वालदा की जितना भी उन्होंने एक्शंस किए हैं बांग्लादेश में, उन्होंने उसकी बड़ी हमायत की। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग इसी काबिल थे, उनको गोली चलाई जाती। हमारे ख़ानदान ने, उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान ने 3 दफ़ा कुर्बानी दी है, यानी 3 टर्न्योर हसीना वाजिद ने गुजारे, तो वो 3 टर्न्योर जो थे वो उनकी नज़र में ये कुर्बानी थी। यानी एक अजीब कुर्बानी है जो हुक्मरान हुकूमत में आके देते हैं, खुद यशी करते हैं और उसको कुर्बानी कहते हैं। तो भैया इस तरह की कुर्बानी सबको नसीब हो कि आप यशी करें और उसको कुर्बानी का नाम दे दें, ये अच्छी कुर्बानी है। ये हमें कभी समझ नहीं आती कि ये किस तरह की कुर्बानी है। तो उसने कहा कि ये हमारी ख़ानदान ने 3 दफ़ा कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, और उस मुल्क के लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो वो इसी रवैये के हकदार थे जो मेरी माँ ने उनके साथ किया। इस पर तौबा इस्तग़फ़ारी किया जा सकता और क्या किया जाए। इंडियन मिनिस्टर जयशंकर उन्होंने एक मज़ीद बात कही कि बांग्लादेश में अमन अमान की बहाली तक हिंदुस्तान को गहरी तशवीश रहेगी। ज़ाहिर है तशवीश रहेगी कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी। इस पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारी जो सरहदी फ़ोर्स है वो गैर मामूली तौर पर चौकस रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हम ढाका में हुकाम के साथ राब्ते में है, जयशंकर साहब का कहना है। ये एक तंजीम है BPSA, जो हज़ारों पुलिस अफसर की नुमाइंदा तंजीम है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की इस अहम पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि इसके अरकान हड़ताल पर जा रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि जब तक पुलिस के हर रुकन की हिफाजत महफूज नहीं हो जाती, हम हड़ताल का ऐलान करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है, लोग पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस वाले कुछ मरे भी हैं, तो जाहिर है उनको अब गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। तो जब उनको इजाज़त नहीं है तो वो हड़ताल पे चले गए हैं कि जब तक आप हमारी सेफ्टी की गारंटी नहीं करते हैं वापस नहीं आएंगे, हड़ताल पर रहेंगे। तो जाहिर है पहले आपने गोली चलाई उन लोगों के ऊपर जो नहाते थे, उनको आपने सामने गोलियां मारी हैं, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं। ये एक सब चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन में होती हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया, BBC ने कहा है कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के जबरी इस्तीफ़े के बाद पीर के रोज़ 450 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए। हुकाम के मुताबिक मुज़ाहरों के दौरान मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी हलाक हुए हैं। BBC बंगला ने, वहाँ के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश में, पहले ही इतला दी थी कि मंगल के रोज़ दारुल हुकूमत ढाका में कई सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की कोई मौजूदगी नज़र नहीं आती थी, जबकि कुछ इलाकों में तालिब इल्मों को ट्रैफिक की हिदायत करते हुए देखा गया है। कल एक रिपोर्ट और भी आई कि स्टूडेंट्स ने जो मंदिर थे और चर्च थे उनकी हिफाजत भी की है पूरी रात जाके, कि लोग उसको तैश में आके कहीं उनको आग ना लगा दें। ये एक अच्छी बात है कि दूसरों की जो इबादत गाहें उनको जलाना नहीं चाहिए। ये एक पॉजिटिव पहलू है इसका, जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। बांग्लादेश के तलबा एहतजाज के कोऑर्डिनेटर आसिम महमूद ने पार्लियामेंट तहरीर करने पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा है, क्योंकि पार्लियामेंट कल प्रेसिडेंट ने तहलील कर दी थी। उन्होंने कहा कि तलबा की जानिब से अल्टीमेटम पूरा कर दिया गया है, इसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। फेसबुक पर मिस्टर महमूद की पोस्ट को पहले ही 1 लाख से ज़्यादा लोग लाइक्स कर चुके हैं। इससे कबल उन्होंने और दीगर तलबा रहनुमाओं ने मुतनबा किया था कि अगर हुकाम इनके मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहे तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तो वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ने उनकी वो पार्लियामेंट्री तहलील कर दी और उन्होंने वादा किया कि एक पूरी गवर्नमेंट बनाएंगे। उनका एक और बहुत बड़ा डिमांड थी कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, नोबल लॉरियट जो हैं, उनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया जाए, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया और मोहम्मद यूनुस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो स्टूडेंट्स की एक्सेप्ट कर ली गई है। तो तहलील से अबूरी हुकूमत के क़याम की राह जो है वो ज़ाहिर हमार हो गई। अब पार्लियामेंट तहरीर करने की जो तस्दीक है वो प्रेसिडेंट हाउस से भी हो चुकी है। ये तालिब इल्मों के एहतजाजी कोऑर्डिनेटर की तरफ से किया गया एक अहम मुतालबा था, जिन्होंने मुकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे की डेडलाइन मुकर्रर की थी इस काम के लिए। वो मंजूर हो गई है, तो ये एक मुतालबा पूरा हो गया। एक दफ़ा फिर तालिब इल्मों ने ये कहा है कि फ़ौज की ज़ेरे क़यादत कोई भी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट कबूल नहीं की जाएगी और मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो उसके चीफ एडवाइज़र होंगे। तो ज़ाहिर वो एक्सेप्ट हो चुका है पहले ही। बांग्लादेशी हिज़्ब इख्तिलाफ के कारकुन और वकील अहमद बिन कासिम को हिरासत से रिहा कर दिया गया है और इनके वकील माइकल पोलाक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में ये बात बताई है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि कासिम को 2016 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा कर लिया था
जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजद के दौरे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों के सैकड़ों वाक़यात में से एक है। इसके अलावा तो 10,000 के करीब लोग वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने अगवा किए थे और वो जेलों में थे, अगवा थे या जेलों में थे, मिक्स एंड मैच था। कलर में जमायत इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम के बेटे हैं, जिन्हें बांग्लादेश ने जंगी जुराइम के इल्ज़ाम में फांसी दे दी थी। ये उन फांसी लेने वालों से बहुत सारे लोगों में हैं, उनमें से एक थे ये। पुलाक ने, जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इनके अहल खाना को कासिम साहब को उनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया है और अब वो इनके साथ हैं, जिसमें इनकी 2 बेटियां भी शामिल हैं, जिनमें से एक की उम्र सिर्फ 1 साल थी जब उन्हें अगवा किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अवामी तौर पर और पसे पर्दा पीछे रहकर इनकी इमदाद की। हसीना वाजद के इस्तीफ़े के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अहम रहनुमा खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। वो भी 3-4 साल से जेल में थी। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा खालिदा ज़िया हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP की क़यादत कर रही थी। एक और बड़ी अहम खबर है BBC के मुताबिक कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह मेजर जनरल ज़िया जो थे, उनको भी फ़ारग कर दिया गया है। अब उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होगी, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह और बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो ढाका से एयरपोर्ट से फ़्लाई करना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। अब देखिए इंक्वायरी होती है, सब चीज़ें। अब आइए इसके दूसरे पहलू की तरफ। ये बात मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, ये सब तो वो चीज़ें हैं जो मीडिया में आ रही हैं, आप दूसरे लोगों से भी सुन रहे हैं। असल बात यह है कि ये होता क्यों है, ये वेनेज़ुएला में क्यों हुआ, ये श्रीलंका में क्यों हुआ, ये अफ़गानिस्तान में क्यों हुआ, ये अब बांग्लादेश में क्यों हुआ, और ये आइंदा भी कई मुल्कों में होगा। बहुत सारे और मुल्कों में हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा था लीबिया में हुआ, शाम में, इराक़ में, तो ये सब जगह जो पब्लिक है वो एक लीडर चुनती है। पहली बात तो ये है, इलेक्शन होते हैं, एक लीडर सामने आता है। अगर उस लीडर की रूट्स उस मिट्टी से जुड़ी हुई नहीं है, यानी उस लीडर के अंदर पैसे का लालच है, ज़मीन का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है, उसके एसेट्स बाहर हैं, उसकी रूट्स उस मुल्क में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि जब अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने, तो जब वो अपना एक खलीफा थे और साथ अपना एक कपड़े का काम जो करते थे, तो वो करने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा अब आप खलीफा बन गए तो अब आप ये काम नहीं कर सकते। तो जब आपके लीडर, कोई भी लीडर हो, जब वो बिज़नेस करेगा, अपना कारोबार करेगा, तो आप सोचिए कि उस सियासत का क्या होगा, यानी उस खिदमत के जज्बे का जो वो लेके आया कि मैं इस कौम की खिदमत करूँगा, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि जब आपकी पॉलिटिक्स में ये ख़ानदानी चीज़ें चलेंगी, यानी आप देखिए कि हसीना वाजद, फिर उसका वालिद मुजीबर रहमान, इसी तरह खालिदा ज़िया, उसके हस्बैंड जो थे जनरल साहब, तो ये सब चीज़ें जो ख़ानदानी रिवायत हैं, जब उसके तहत जमहूरियत चलती है तो उसका रिज़ल्ट फिर यही हुआ करता है। क्यों हम कहते हैं कि मगरबी जमहूरियत ज़्यादा मजबूत है, अमेरिका में जमहूरियत ज़्यादा मजबूत है, कनाडा में जमहूरियत मजबूत है, जितना भी वेस्ट है, उन्होंने ये सीख लिया वक्त के साथ साथ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ख़ानदानी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, आप थे प्रेसिडेंट, आपका बेटा, जैसे जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था, उसका बेटा भी प्रेसिडेंट आया, लेकिन वो पार्टी के अंदर आए, पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं, पार्टी अगर एक्सेप्ट करती है तो वो नॉमिनेट हो जाएगा, पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती वो नॉमिनेट नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट जो को फ़ारग कर दिया गया, कमला हैरिस को नॉमिनेट कर दिया, अभी कल की बात है। तो पार्टी फैसला करेगी कि किसको उन्होंने इलेक्शन लड़वाना या नहीं लड़वाना। ये ख़ानदानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये तीसरा फैक्टर बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये सब होता है। अब आइए चौथी बात, जब ये सब चीज़ें होती हैं, जब हुक्मरान अपने कारोबार करते हैं, जब अपने ख़ानदान को आगे रखते हैं, जब उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब वो अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जब उनकी रूट्स इस मुल्क के साथ नहीं होती, तो ये सब करने के लिए वो सबसे पहले उस मुल्क का जस्टिस सिस्टम तबाह करते हैं। वो जस्टिस सिस्टम ही होता है जिसने इन सब चीज़ों को रोकना होता है, अदालत ने। तो जब आपके यहाँ अदालतें बर्बाद हो जाएं, आपका इंसाफ ख़त्म हो जाए, तो फिर आप सोच लीजिए उसके बाद क्या होगा। उसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं बचती ना। आप किसके पास जाएंगे? आपका जस्टिस सिस्टम तबाह करेंगे, आपकी पुलिस को तबाह करेंगे। जब ये 2 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपका मुल्क का निज़ाम, हर निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। बाकी टैक्स कलेक्शन और वो सब चीज़ें तो ज़ाहिर है, वो पर जब ये चीज़ें ख़त्म होगी तो वो ऑटोमेटिकली वो भी साथ ख़त्म होगी। जब कानून ही ख़त्म हो जाए, हर आदमी अपने तौर पर लॉ को अपने तरीके से तशरीह करे और वो सब समझे कि वो बंदा पैसा बना रहा है, बाहर शिफ्ट कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये सब चीज़ें हो जाएँ और आपकी रूट्स इस मुल्क के साथ ख़त्म हो जाएँ, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये हुआ करता है कि एंड पे आपको भागना पड़ता है।
ये है वो बुनियादी चीज़ जो हमारे यहाँ के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हुक्मरान और आवाम नहीं समझती। ये याद रखिए, ये आवाम के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप वोट दें तो आपको सोचना होगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आप एक सच्चे और ट्रू लीडर को वोट दे रहे हैं। सिलेक्शन आपकी है, आप जिसको मर्ज़ी दें। मैं कोई पॉलिटिकल वीलॉग इसलिए नहीं करता कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी के मुखालिफ हूँ। मैं एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ कि जब आप वोट दें तो आप ये ज़रूर सोचिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, और जिसको आप वोट दे रहे हैं क्या वो इस ज़मीन का बेटा है या नहीं, या उसकी जड़ें इस मुल्क के अंदर हैं या नहीं, या ये तो नहीं है कि उसकी जड़ें कहीं बाहर हैं, या ऐन वो मुल्क को दरमियान में डुबो के बाहर चला भाग जाएगा जैसे हसीना वाजिद गई, या जैसे अफ़गानिस्तान का वो क्या था वो लीडर अभी जो गया, मुझे नाम उसका भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो गया, या जनरल पेनोशे गया, या श्रीलंका वाला गया, या अभी हसीना वाजिद गई। तो क्या इस तरह तो नहीं है। ये है वो चीज़ जो हमें बतौर अवाम जो वोट देते हैं हमें सोचना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।